हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपस्ट्रीम बाय डैन हीथ बुक के बारे में। अजय एक छोटे शहर में रहने वाला एक समझदार लेकिन थोड़ा परेशान इंसान था। उसकी जिंदगी बाकी लोगों जैसी ही थी। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, फिर घर आकर थक कर सो जाओ। पर एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। हर महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते थे, ऑफिस में काम का तनाव बढ़ता जा रहा था और हेल्थ भी धीरे धीरे बिगड़ रही थी। उसने कई बार सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, लेकिन हमेशा चीजें बिगड़ने के बाद ही एक्शन लिया। एक दिन अजय के स्कूल के दोस्त राहुल, जो अब एक सोशल थिंकर बन चुका था, उससे मिलने आया। बैठते ही अजय ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उसके सामने उड़ेल दी। हर चीज में प्रॉब्लम आती है यार, महीने के एंड में पैसे खत्म, बॉस की डांट, फैमिली में टेंशन, हेल्थ की हालत देख ही रहे हो। कब तक ये सब झेलते रहेंगे? राहुल मुस्कुराया और बोला, तू हमेशा फायर फाइटिंग मोड में रहता है, कभी सोचा है कि प्रॉब्लम्स की जड़ कहाँ है? अजय थोड़ा चौंका। क्या मतलब? राहुल बोला, मतलब ये कि तू हर बार प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेता है, पर कभी सोचा है कि अगर हम प्रॉब्लम को पहले ही पहचान लें और उसे होने से पहले ही सॉल्व कर लें तो शायद ये सब झंझट ही ना हो। अजय ने सिर हिलाया। लेकिन वो कैसे मुमकिन है? राहुल बोला, इसे कहते हैं अपस्ट्रीम थिंकिंग, यानी रूट कॉज तक जाना। प्रॉब्लम का इलाज करने के बजाय उसकी शुरुआत को रोकना। राहुल ने एक सिंपल सी कहानी बताई। मान ले एक नदी के किनारे तू खड़ा है और देखता है कि बच्चे डूब रहे हैं। तू भागता है, एक एक करके उन्हें बचाता है, थक हार के सोचता है कि हीरोइक काम किया। लेकिन दिन भर में तू 10 बच्चों को बचा पाया और 5 फिर भी बह गए। फिर तुझे एक आदमी मिलता है, वो बोलता है, क्यों न चलकर ऊपर देखें कि ये बच्चे गिर क्यों रहे हैं नदी में। अब सोच, अगर ऊपर जाकर पता चले कि एक पुल टूटा हुआ है जहां से बच्चे फिसल रहे हैं और तू उसे ठीक कर दे, तो शायद कोई बच्चा डूबे ही नहीं। यही है अपस्ट्रीम थिंकिंग। अजय को बात समझ आने लगी थी। मतलब मेरी लाइफ में जो पैसे खत्म हो जाते हैं वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका रूट कॉज ये है कि मैं बिना बजट बनाए खर्च करता हूं और जब इमरजेंसी आती है तब पछताता हूं। राहुल ने हामी भरी। एग्जैक्टली। अभी तू खर्च करता है, फिर कर्ज लेता है, फिर परेशान होता है। ये सब डाउन स्ट्रीम एक्शंस हैं। लेकिन अगर अपस्ट्रीम सोच रखे, यानी इनकम और खर्च को पहले प्लान करे, तो बहुत कुछ अवॉइड हो सकता है। अजय ने एग्जाम्पल्स देने शुरू किए। जैसे हेल्थ की बात करें, मैं अब जिम जाने की सोचता हूं जब मुझे सांस फूलने लगती है, लेकिन अगर मैं पहले से डेली वॉक और सही डाइट फॉलो करूं तो शायद ये हालत ही ना आए। राहुल मुस्कुराया। तू अब सही पकड़ रहा है बात को। और सोच, ऑफिस में भी जो टेंशन है उसका भी कोई रूट कॉज होगा, शायद टाइम मैनेजमेंट की कमी या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अजय अब अपने पूरे माइंडसेट को पलटता जा रहा था। उसने अपनी रोज की हैबिट्स को देखना शुरू किया। सुबह उठकर वो मोबाइल स्क्रॉल करता था। अब उसने उस टाइम को एक जर्नल लिखने में लगाना शुरू किया ताकि दिन का पर्पस क्लियर रहे। पहले हर डिसीजन रिएक्शन में लेता था, अब वो थोड़ा पॉज लेकर सोचता, क्या ये मुझे आगे प्रॉब्लम से बचाएगा या सिर्फ टेम्पोरेरीली आराम देगा। एक दिन उसने अपने छोटे भाई की फीस भरने के लिए उधार लिया। फिर खुद से पूछा, क्या मैंने पहले से इसका प्लान किया था? जवाब था नहीं। अब उसने तय किया कि हर महीने सैलरी आते ही 10% एजुकेशन और इमरजेंसी फंड में जाएगा। एक बार उसका ऑफिस प्रोजेक्ट बिगड़ गया और उसे बॉस से सुनना पड़ा। पहले की तरह गिल्ट में डूबने के बजाय उसने रूट कॉज देखा, लैक ऑफ क्लैरिटी और कम्युनिकेशन। उसने प्रोएक्टिवली काम शुरू किया। हर हफ्ते छोटी मीटिंग करता, डाउट्स क्लियर करता और रिपोर्ट्स पहले भेजता। नतीजा, अगले महीने सेम बॉस ने उसकी तारीफ की। अजय की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। अब वो प्रॉब्लम्स आने पर घबराता नहीं था, बल्कि उनके आने से पहले उनके बीच पहचान लेता था। जैसे ट्रैफिक जैम में फंसने से बेटर है कि आप जल्दी निकलो, वैसे ही जिंदगी की ज्यादातर प्रॉब्लम्स का हल होता है अर्ली थिंकिंग, अपस्ट्रीम थिंकिंग। वो अब हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये चीज एक सिग्नल है किसी बिगर प्रॉब्लम का? क्या मैं इसे अभी रोक सकता हूं फ्यूचर में ट्रबल होने से पहले? धीरे धीरे उसके घर में टेंशन कम हुआ, ऑफिस में रिस्पेक्ट बढ़ा और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ, क्योंकि अब वो जिंदगी को रिएक्ट करके नहीं, रिस्पॉन्ड करके जी रहा था। एक दिन पार्क में बैठा वो सोच रहा था कि लोग क्यों इतने परेशान रहते हैं, और उसने जो चीज सीखी थी वो अब दूसरों को सिखाना चाहता था। उसने एक छोटा सा कम्युनिटी ग्रुप बनाया जहां लोग हर हफ्ते अपनी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज डिस्कस करते और सॉल्यूशंस खोजते। उसने एक बोर्ड पर बड़ी सी लाइन लिख रखी थी,
प्रॉब्लम से लड़ो नहीं, उसे पैदा होने से पहले ही खत्म कर दो। अब अजय वो इंसान बन चुका था जो जिंदगी की नदी में तैरते बच्चों को बचाने के बजाय ऊपर जाकर पुल ठीक करता था। और यही है अपस्ट्रीम थिंकिंग की असली ताकत। जब हम सिर्फ लक्षण सिम्टम्स पर ध्यान देते हैं तो हमें टेम्पोरेरी राहत मिलती है, लेकिन जब हम कॉज को समझकर पहले से तैयारी करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। सोचो आपके आसपास कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार आती है, और क्या आपने कभी उसकी झट को देखा है? अगर हाँ, तो आपको भी अजय की तरह अपस्ट्रीम थिंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अजय की जिंदगी में अब एक अलग ही सुकून था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वो पहले की तरह परेशान नहीं होता था, बल्कि हर चीज को समझदारी से देखता था। अपस्ट्रीम थिंकिंग ने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। अब वो न सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को पहले ही पहचान लेता था, बल्कि अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को भी समझाने लगा था कि कैसे हम अगर रूट कॉज पर ध्यान दें तो बड़ी से बड़ी दिक्कत से भी बच सकते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। बदलाव की राह में कई अड़चनें आती हैं और अजय भी इससे अछूता नहीं था। एक दिन की बात है, अजय अपने पुराने स्कूल के दोस्त विकास से मिलने गया। विकास एक सरकारी स्कूल में टीचर था और अक्सर अजय से अपने काम को लेकर चर्चा करता था। उस दिन विकास बहुत परेशान दिख रहा था। अजय ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? विकास ने लंबी सांस ली और बोला, क्या बताऊं यार, स्कूल में बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हर साल रिजल्ट खराब होता जा रहा है। ऊपर से प्रिंसिपल कहती हैं कि हम टीचर ठीक से पढ़ा नहीं रहे। अजय ने पूछा, तो तुम लोग मिलकर कुछ प्लान क्यों नहीं बनाते कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो? विकास ने उदासी से कहा, यार ऑनेस्टली कहूं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सब कहते हैं हमारा काम पढ़ाना है, बच्चे पढ़ते नहीं तो हमारी क्या गलती। अजय चुप हो गया। उसे समझ आया कि ये वही चैलेंज है जो अपस्ट्रीम थिंकिंग को रोकता है, लैक ऑफ ओनरशिप। अगर कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसकी ड्यूटी है, तो चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी ऑब्वियस हो, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अजय ने उससे कहा, देख विकास, प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, असली प्रॉब्लम ये है कि कोई मान ही नहीं रहा कि ये प्रॉब्लम है। जब तक हम प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस में रहेंगे तब तक बदलाव होगा ही नहीं। विकास को कुछ समझ में नहीं आया। अजय ने समझाया, देख, प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि कोई चीज इतनी नॉर्मल लगने लगती है कि हम उसे प्रॉब्लम मानना ही छोड़ देते हैं। जैसे तुम कहते हो कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तुम सबको लगता है कि यही होता आया है। पर क्या कभी सोचा कि शायद सिस्टम में ही कोई कमी है? शायद पढ़ाने का तरीका या बच्चों के घर का एनवायरनमेंट? विकास ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मतलब हम उसे एज इट इज मान लेते हैं और कोई सवाल नहीं उठाते? अजय ने हामी भरी, बिल्कुल। और जब कोई सवाल नहीं उठता तो सोल्यूशन भी नहीं आता। ये प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी पहचान है। अब विकास थोड़ा सीरियस हो गया। ठीक है, पर मान भी लें कि प्रॉब्लम है, ओनरशिप कौन ले? कोई भी खुद को जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं है। अजय ने सिर हिलाया। यही तो अगली मुश्किल है, लैक ऑफ ओनरशिप। सबको लगता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और जब सब ये सोचते हैं तो कोई कुछ करता ही नहीं। अजय ने उसे एक और एग्जाम्पल दिया। मान ले एक सोसाइटी में गंदगी फैल रही है, कोई कचरा नहीं उठाता। सब कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी का काम है, लेकिन अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे, कचरा ना फैलाए, खुद भी उठाए, तो शायद सफाई की जरूरत ही ना पड़े। पर ओनरशिप कोई नहीं लेता, इसलिए समस्या बढ़ती जाती है, विकास ने झुंझलाते हुए कहा। और ऊपर से इतने सारे काम होते हैं कि दिमाग सोचने ही नहीं देता। हर दिन अटेंडेंस, सिलेबस, टेस्ट्स, रिपोर्ट्स, कभी बैठकर सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। अजय ने उसे गौर से देखा और बोला, और यही है तीसरा बैरियर, टनलिंग। जब हम इतनी परेशानियों में घिरे होते हैं कि शॉर्ट टर्म के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते, जैसे कोई टनल में चल रहा हो और आगे का रास्ता देख ही ना पा रहा हो। विकास अब पूरी तरह रिलेट कर पा रहा था। तो इस टनल से बाहर कैसे निकला जाए? टाइम ही नहीं है यार, और ऊपर से प्रेशर अलग से। अजय ने कहा, तू अकेला नहीं है, सब इसी लूप में फंसे हुए हैं। लेकिन तू खुद से एक छोटा सा सवाल पूछ, क्या मैं एक छोटी सी कोशिश करके इस लूप को तोड़ सकता हूं? जैसे अगर तू हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे बच्चों के साथ अलग तरीके से पढ़ाए, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, तो क्या फर्क पड़ेगा?
विकास ने सिर हिलाया। हाँ, ये मैं कर सकता हूं और शायद बाकी टीचर्स को भी इंस्पायर कर सकता हूं। अजय मुस्कुराया। यही तो शुरुआत है, एक छोटा एक्शन जो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ बढ़े। और ये तभी मुमकिन है जब हम 3 चीज़ों को पहचानें। पहली, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम माने। दूसरी, उसकी जिम्मेदारी लें। और तीसरी, अपने टनल से बाहर निकलकर लॉन्ग टर्म सोचें। कुछ हफ्तों बाद अजय फिर विकास से मिला। इस बार विकास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने बताया कि उसने अपनी क्लास में एक ओपन डिस्कशन डे शुरू किया है, जहां बच्चे फ्रीली अपनी लर्निंग इश्यूज बताते हैं। उसने कुछ इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स भी ट्राई की, छोटी छोटी वीडियोस, ग्रुप एक्टिविटीज और स्टोरी बेस्ड लर्निंग। शुरुआत में रेजिस्टेंस आया, पर धीरे धीरे बच्चे एंगेज होने लगे। 2 टीचर और उसके इस मेथड में शामिल हो गए। और सबसे बड़ी बात, अब विकास को लगता था कि वो सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक सिस्टम चेंजर है। अजय ने कहा, देख विकास, अपस्ट्रीम थिंकिंग सिर्फ किसी बड़े ऑफिसर या लीडर के लिए नहीं है, ये माइंडसेट है। अगर एक टीचर, एक ऑफिस वर्कर, एक पेरेंट भी ये सोच रखे कि मुझे सिर्फ रिएक्शन में नहीं जीना है, मुझे पहले से प्रिपेयर रहना है, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। विकास ने हाथ मिलाया और बोला, अब समझ आया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिर्फ टूल्स से नहीं होता, माइंडसेट से होता है। अजय अब समझ चुका था कि अपस्ट्रीम थिंकिंग में सबसे बड़ी रुकावट हमारे ही अंदर होती है। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, जब हम कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, और जब हम खुद को इतना बिजी मान लेते हैं कि सोचने का समय ही नहीं निकालते। लेकिन जैसे ही हम इन 3 वॉल्स को तोड़ते हैं, प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस, लैक ऑफ ओनरशिप और टनलिंग, हम एक नई क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देख पाते हैं। और तब एक आम इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डनरी बदलाव ला सकता है। अजय की कहानी अब दूसरों की कहानियों को बदलने लगी थी। उसने सीखा था कि अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ है तो उसे कोसने से कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम बार बार ना आए तो हमें उसकी झट तक जाना ही होगा। और झट तक जाने का रास्ता वहीं से शुरू होता है जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और शॉर्ट टर्म से निकलकर लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। अजय अब सिर्फ खुद की जिंदगी नहीं सुधार रहा था, वो दूसरों की आंखें खोलने का काम भी कर रहा था। शायद यही है असली अपस्ट्रीम वॉरियर की पहचान। विकास अब खुद को पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल महसूस करने लगा था। अपने स्कूल में उसने जो छोटी शुरुआत की थी, वो अब धीरे धीरे असर दिखाने लगी थी। कुछ टीचर्स ने उसके मेथड्स अपनाने शुरू कर दिए थे और कुछ बच्चे जो पहले बिल्कुल अनइंटरेस्टेड लगते थे, अब क्लास में सवाल पूछने लगे थे। अजय और विकास अब हर हफ्ते एक बार जरूर मिलते थे और अपने आइडियाज, लर्निंग्स और फेलियर्स शेयर करते थे। एक शाम अजय विकास को एक बहुत दिलचस्प रियल लाइफ कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, तू जानता है अमेरिका में शिकागो पब्लिक स्कूल्स की एक कहानी जिसने मुझे बहुत डीपली इम्पैक्ट किया। विकास ने चाय का घूंट लिया और उत्साहित होकर बोला, नहीं बताओ। अजय ने कहा, देख, शिकागो के पब्लिक स्कूल्स में एक समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ड्रॉप आउट रेट्स बहुत हाई थे, यानी बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देते थे। ग्रेजुएशन रेट सिर्फ 53% थी, मतलब 100 में से 47 बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। विकास चौंका, इतना ज्यादा? लेकिन क्यों? अजय बोला, बस वही बात है। उस वक्त कोई ये नहीं सोचता था कि बच्चे स्कूल छोड़ क्यों रहे हैं। सब मान चुके थे कि ये नॉर्मल है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल था प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस का। किसी ने सोचा ही नहीं कि शायद कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे बच्चे ड्रॉप आउट करना बंद करें। फिर अजय ने आगे बताया, लेकिन फिर एक टीम ने अपस्ट्रीम अप्रोच अपनाई। उन्होंने सोचा कि अगर हम ये पहले से जान सकें कि कौन से बच्चे ड्रॉप आउट कर सकते हैं, तो शायद हम पहले ही कुछ कर सकें ताकि वो स्कूल ना छोड़ें। विकास थोड़ा और लीन करके बैठ गया। अजय ने कहा, उन्होंने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया, एक ऐसा सिस्टम जो अटेंडेंस, बिहेवियर और ग्रेड्स को एनालाइज करता था। इससे वो पहचान पाते थे कि कौन से 9वें ग्रेड के बच्चे भविष्य में जोखिम में हैं। विकास बोला, मतलब जैसे बच्चे जो ज्यादा एब्सेंट रहते हैं, या जिनके मार्क्स कंसिस्टेंटली कम है, या जिनका बिहेवियर खराब है? अजय ने सर हिलाया। एग्जैक्टली, उन्होंने इन 3 चीजों को की इंडिकेटर्स माना, ABC, अटेंडेंस, बिहेवियर एंड कोर्स परफॉर्मेंस। जो भी बच्चा इन तीनों में वीक था, उसे हाई रिस्क माना जाता था। फिर उन्होंने इन बच्चों के लिए फोकस्ड इंटरवेंशंस शुरू की, यानी हर बच्चे के लिए अलग अलग सपोर्ट। कोई बच्चा जो एब्सेंट रहता था, उसके घर कॉल जाता था, काउंसलर भेजे जाते थे। कोई जिसका बिहेवियर खराब था, उसे मेंटोरिंग दी जाती थी। जिनके ग्रेड्स लो थे, उन्हें ट्यूटरिंग सपोर्ट मिलती थी।
एक तरह से पर्सनल अटेंशन दी जाती थी रिस्क वाले बच्चों को। विकास ने कहा, वाह, मतलब उन्होंने रूट कॉज पर काम किया, न कि सिर्फ मार्क्स इंप्रूव करने के लिए दबाव डाला। अजय बोला, बिल्कुल। और तू सोच इस अप्रोच का रिजल्ट क्या निकला। कुछ ही सालों में उनकी ग्रेजुएशन रेट 53% से बढ़कर 78% हो गई। विकास हैरान रह गया। इतना बड़ा बदलाव सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने प्रॉब्लम को पहले ही पकड़ लिया। अजय मुस्कुराया, हाँ भाई, यही तो है अपस्ट्रीम थिंकिंग की ताकत। उन्होंने देखा कि ड्रॉप आउट सिर्फ एक रिजल्ट है, पर उसके पीछे बहुत सारे अर्ली साइंस होते हैं। उन्होंने उन साइंस को इग्नोर करने के बजाय उन्हें ट्रैक किया, समझा और उस पर एक्शन लिया। अब विकास ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या हम भी अपने स्कूल में ऐसा कुछ कर सकते हैं? अजय ने तुरंत कहा, बिल्कुल। तू सोच, तुम्हारे स्कूल में कौन से बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा एब्सेंट रहते हैं, या जो हमेशा क्लास में चुप रहते हैं, या उल्टा जवाब देते हैं। ये सब सिग्नल्स हैं कि कुछ तो ठीक नहीं है, और अगर हम उन्हें इग्नोर करेंगे तो शायद वो भी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देंगे। विकास अब ब्रेनस्टॉर्मिंग मोड में था। उसने कहा, हम एक सिंपल ट्रैकिंग शीट बना सकते हैं। हर क्लास में टीचर हफ्ते में एक बार अटेंडेंस, बिहेवियर और टेस्ट मार्क्स रिकॉर्ड करे। फिर मंथली एनालिसिस हो कि कौन से बच्चे कंसिस्टेंटली लो हैं। अजय ने जोड़ा, और फिर उन बच्चों के साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन की जाए, उन्हें समझा जाए, सपोर्ट दी जाए। किसी को इमोशनल हेल्प चाहिए होगी, किसी को एकेडमिक सपोर्ट, और अगर जरूरत पड़े तो पेरेंट्स से भी बात की जाए। विकास ने जोश से कहा, हम एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, पहले 9वीं या 10वीं कक्षा में, फिर धीरे धीरे बाकी में भी। अजय ने एनकरेजमेंट से कहा, और सबसे जरूरी बात, बच्चों को यह फील कराओ कि वो अकेले नहीं है। जब किसी को लगता है कि कोई उसकी चिंता करता है तो वो अपने आप जिम्मेदारी लेने लगता है। अगले कुछ दिनों में विकास ने अपने प्रिंसिपल से बात की, और सरप्राइजिंगली उन्हें भी आइडिया अच्छा लगा। एक टीम बनी जिसमें 4 टीचर थे, और उन्होंने स्टूडेंट सक्सेस वॉच नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने हर बच्चे के लिए ABC रिपोर्ट बनाई, अटेंडेंस, बिहेवियर, कोर्सेज। शुरुआत में रेसिस्टेंस आया। कुछ टीचर्स ने कहा, इतना एक्स्ट्रा काम कौन करेगा? कुछ ने कहा, हम काउंसलर थोड़े हैं। लेकिन विकास ने कामली समझाया कि यह काम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, स्कूल की ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए भी जरूरी है। 3 महीने बाद जब फर्स्ट इवैल्यूएशन हुआ तो सब चौंक गए। जिन बच्चों को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला गया था, उनमें से 70% ने अपने मार्क्स इंप्रूव किए थे, अटेंडेंस बेटर हुई थी, और कुछ ने अपने बिहेवियर में भी बदलाव दिखाया था। प्रिंसिपल ने एक मीटिंग में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम बच्चों की प्रॉब्लम को इतने अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ टीचिंग नहीं, ये लीडरशिप है। विकास का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने अजय को कॉल किया और कहा, भाई, तूने जो शिकागो वाली कहानी सुनाई थी ना, वो अब मेरे स्कूल में सच हो रही है। अजय ने कहा, देख, जब हम अपस्ट्रीम सोचते हैं तो हम प्रॉब्लम के फ्यूचर को बदल सकते हैं। हर बार जिंदगी में आग लगने पर बाल्टी लेकर भागने की बजाय अगर हम पाइपलाइन ठीक कर दें तो आग लगे ही ना। अब विकास ने अपने स्कूल में एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पीयर बडी सिस्टम। हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को उन बच्चों के साथ पेयर किया गया जो रिस्क जोन में थे। इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, क्योंकि बच्चों को अब एक साथी मिल गया था जो उन्हें गाइड करता था। विकास जान गया था कि असली लीडरशिप सिर्फ पढ़ाने में नहीं, बच्चों के फ्यूचर को पहचानने और उस पर काम करने में है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम अपस्ट्रीम माइंडसेट अपनाएं। कुछ महीने बाद विकास और अजय एक सेमिनार में गए जहां शिक्षा सुधार पर चर्चा हो रहा था। वहां विकास ने अपनी यात्रा शेयर की, कैसे एक शिक्षक जिसने पहले खुद को हेल्पलेस महसूस किया था, अब एक सिस्टम थिंकर बन चुका था। उसके बोलने के बाद तालियों की आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। अजय ने हंसते हुए कहा, अब तू सिर्फ टीचर नहीं, चेंज मेकर बन गया है। विकास ने कहा, और तू मेरा अपस्ट्रीम दोस्त। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर शिकागो जैसा बड़ा सिस्टम बदल सकता है तो हमारे छोटे छोटे स्कूल क्यों नहीं। फर्क सिर्फ सोच का है, रिएक्टिव या प्रोएक्टिव। और जब हम प्रॉब्लम को पहचान कर, ओनरशिप लेकर और प्लानिंग से काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत गहरा होता है। क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल होता है क्या हम उसे पहले से देख पा रहे हैं। विकास की जिंदगी में अब एक नया जोश था। स्कूल में उसका काम रंग ला रहा था। उसने जिस तरह से ABC ट्रैकर लागू किया था, अटेंडेंस, बिहेवियर और कोर्सेज, उसका असर साफ दिख रहा था। बच्चे अब पढ़ाई में रुचि लेने लगे थे, टीचर पहले से ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, और सबसे जरूरी बात,
अब स्कूल में ड्रॉप आउट शब्द सुनाई देना कम हो गया था। लेकिन जैसा कि हर बदलाव के साथ होता है, एक समय ऐसा आया जब चीजें रुकने लगीं। 3 महीने बाद की रिपोर्ट में देखा गया कि कुछ बच्चे जिनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही थी अचानक फिर से पीछे हटने लगे थे। रिपोर्ट में लिखा था कि सडन डिक्लाइन इन ग्रेड्स डिस्पाइट प्रायर इंप्रूवमेंट। विकास थोड़े परेशान हो गया। उसने टीचर्स से बात की, बच्चों से बातचीत की, फिर भी समझ नहीं आया कि आखिर अचानक ये गिरावट क्यों। एक शाम अजय से गप्पें लगाते हुए विकास ने यह कंसर्न शेयर किया। अजय ने ध्यान से सुना और बोला, तू बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन शायद अब तुझे ये देखना होगा कि तू कौन से नंबर्स पर ध्यान दे रहा है। विकास चौंका। मतलब? अजय बोला, देख, ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर ऐसी चीजें मेजर करते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, जैसे फाइनल एग्जाम मार्क्स, ड्रॉप आउट हो जाने के बाद की रिपोर्ट या डिसिप्लिन एक्शन लेने के बाद की डिटेल्स। ये सब होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। विकास ने सिर हिलाया। हाँ, हम भी यही कर रहे हैं। जब कोई बच्चा लगातार लो मार्क्स लाता है तब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, एब्सेंट रहकर वापस आता है तब उससे बात करते हैं। अजय बोला, और यही तो दिक्कत है। लैगिंग इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन अगर तुझे रियल चेंज लाना है तो तुझे उन सिग्नल्स पर ध्यान देना होगा जो प्रॉब्लम आने से पहले दिखते हैं। इन्हें कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। विकास थोड़ी देर सोचने लगा। तो क्या अटेंडेंस मिस करना एक लीडिंग इंडिकेटर है? अजय ने तुरंत कहा, एग्जैक्टली। अगर कोई बच्चा हफ्ते में 2 बार एब्सेंट है तो ये सिर्फ छुट्टी नहीं है, ये सिग्नल है कि कुछ प्रॉब्लम है घर में, स्कूल में या उसके अंदर। यही मौका है इंटरवीन करने का। अजय ने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया। हॉस्पिटल्स में भी यही होता है। पहले वो सिर्फ देख रहे थे कि कितने मरीज आईसीयू में एडमिट हुए, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि जो लोग दवाई मिस करते हैं या रूटीन चेकअप पर नहीं आते, वो बाद में इमरजेंसी में आते हैं। तो अब वो मिस्ड अपॉइंटमेंट्स को मॉनिटर करते हैं। जैसे ही कोई पेशेंट 2 बार नहीं आया, उन्हें कॉल जाता है। वो उसे मोटिवेट करते हैं कि वो दोबारा केयर में आए। विकास ने कहा, मतलब हमें फाइनल एग्जाम फेल होने का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि जब बच्चा फर्स्ट इंटरनल में लो परफॉर्म करे या होमवर्क मिस करे तभी अलर्ट हो जाना चाहिए। अजय ने कहा, बिल्कुल। और देख, मार्क्स भी हर बार सही इंडिकेटर नहीं होते। कई बार बच्चे इमोशनली परेशान होते हैं। अगर कोई बच्चा पहले फ्रेंडली था, अब चुपचाप रहने लगा है, या ग्रुप एक्टिविटी से दूर रहने लगा है, ये भी लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। अब विकास के दिमाग में आइडियाज की बारिश होने लगी थी। उसने अगले दिन एक मीटिंग बुलाई और टीचर्स के सामने ये कॉन्सेप्ट रखा। कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज थे, पर कई ने हामी भरी। फिर मिलकर सबने एक नया अर्ली सिग्नल ट्रैकर बनाया। इस ट्रैकर में ऐसे सुब्तल बिहेवियर्स भी शामिल किए गए जो पहले इग्नोर्ड रहते थे, जैसे वीकली होमवर्क सबमिशन, ग्रुप पार्टिसिपेशन, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर इन्वॉल्वमेंट, सडन बिहेवियरल शिफ्ट्स और फ्रीक्वेंट हेल्थ क्लेम्स। एक टीचर ने कहा, हम तो हमेशा सिर्फ टेस्ट के मार्क्स और अटेंडेंस देखते थे, लेकिन अब लग रहा है कि इन छोटी छोटी बातों में ही बड़ा मैसेज छिपा होता है। विकास ने कहा, अगर हम सही समय पर सही सिग्नल पकड़ लें तो शायद हम किसी बच्चे को फेल होने से पहले बचा सकते हैं। पहले महीने ही एक इंसिडेंट ने सभी को चौंका दिया। एक बच्ची, साक्षी, जो हमेशा पंक्चुअल रहती थी, 2 हफ्ते से रोज लेट आने लगी थी। कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा था क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे थे, लेकिन अर्ली सिग्नल ट्रैकर में ये नोट हो गया। विकास ने खुद साक्षी से बात की। साक्षी ने रोते हुए बताया कि उसके घर में तनाव चल रहा है, माता पिता के बीच झगड़े हो रहे हैं और वो डिप्रेशन की स्थिति में है। विकास ने काउंसलर से मिलवाया और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस तो स्टेबल था, लेकिन इमोशनली वो बिखर रही थी। अगर ये सिग्नल मिस होता तो शायद वो पढ़ाई छोड़ भी सकती थी। ये एग्जाम्पल स्कूल में सभी को झकोर गया। अब सब लीडिंग इंडिकेटर्स को समझने लगे थे। अब टीचर सिर्फ नंबर्स नहीं, पैटर्न्स पर ध्यान देने लगे थे। जब कोई बच्चा पहले ग्रुप में एक्टिव रहता था, अब अकेला बैठता है, ये भी अलर्ट ट्रिगर करता था। विकास ने अजय से कहा, अब समझ आ गया कि ट्रू मॉनिटरिंग क्या होती है। लैगिंग इंडिकेटर्स तो सिर्फ रिजल्ट बताते हैं, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर्स फ्यूचर को शेप करने का मौका देते हैं। अजय ने कहा, और सबसे खास बात यह है कि जब हम लीडिंग इंडिकेटर्स पर काम करते हैं तो हम एक रिएक्टिव सिस्टम नहीं, प्रिवेंटिव सिस्टम बनाते हैं। ऐसा सिस्टम जो सिर्फ समस्याओं को सॉल्व नहीं करता, बल्कि उन्हें होने ही नहीं देता। अब विकास की टीम ने एक नया वीकली रिपोर्ट फॉर्मेट शुरू किया, जिसमें सिर्फ मार्क्स और अटेंडेंस नहीं, बल्कि इमोशनल स्टेट, एनर्जी लेवल, पार्टीशन और मोटिवेशन को भी असेस किया जाता था।
ये थोड़ा सब्जेक्टिव था, लेकिन टीचर्स ने ऑनेस्टी और इंट्यूशन से काम लिया। एक बच्चे इमरान के केस ने फिर सभी को हिला दिया। वो पढ़ाई में एवरेज था, पर शांत और रिस्पेक्टफुल था। लेकिन रिपोर्ट में लिखा गया था कि वो पिछले 10 दिनों से किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बार बार हेल्थ इश्यूज बता रहा है। विकास ने काउंसलर को इन्वॉल्व किया और पता चला कि इमरान बुलिंग का शिकार हो रहा है, लेकिन डर के मारे किसी से नहीं कह रहा था। अगर ये सिर्फ मार्क्स या अटेंडेंस पर आधारित सिस्टम होता तो शायद इमरान कभी सामने नहीं आता। अब स्कूल में एक बदलाव दिखने लगा था। सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, बच्चे और टीचर आपस में इमोशनली कनेक्टेड रहने लगे थे। बच्चों को अब लगता था कि कोई उन्हें समझता है, कोई उन्हें सुनता है। विकास ने अब पूरे स्कूल के कॉरिडोर में एक स्लोगन लगवाया, सीड साइंस बिफोर द फॉल। उसने अजय से कहा, मुझे अब समझ आ गया कि सही डेटा कलेक्ट करना ही काफी नहीं है, हमें सही डेटा देखना और समझना भी आना चाहिए। अजय बोला, और सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद को बिजी कहकर फ्यूचर सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। अगर हम आज गौर करें तो कल सुधार सकते हैं। इस तरह विकास का स्कूल सिर्फ एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं रहा, बल्कि एक लिविंग ब्रीथिंग सिस्टम बन गया जो हर बच्चे के सिग्नल को पहचानता, समझता और उसके फ्यूचर को बदलने के लिए एक्शन लेता। और यही है असली मतलब मैट्रिक्स दैट मैटर का। जो चीज़ें मापी जा सकती हैं वो ज़रूरी नहीं कि मीनिंगफुल हो, लेकिन जो मीनिंगफुल है उसे मापना और समझना, ये एक इवॉल्व्ड माइंडसेट की पहचान है। और यही माइंडसेट विकास और उसके स्कूल ने हासिल कर लिया था। अब विकास का स्कूल पहले जैसा नहीं रहा था। एक समय था जब बच्चे चुपचाप पढ़ाई के बोझ तले दबे रहते थे और टीचर अपनी क्लास पूरी कर देने को ही काम समझते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। स्कूल में एक ऐसा माहौल बन गया था जहां हर कोई सिर्फ पढ़ाने या पढ़ने नहीं आता था, बल्कि एक दूसरे की भलाई और ग्रोथ की जिम्मेदारी लेने आया करता था। और ये बदलाव सिर्फ एक योजना या सिस्टम से नहीं आया था। इसकी जड़ में था ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी। विकास ने भले ही अपनी शुरुआत एक साधारण टीचर की तरह की थी, लेकिन अब वो सिर्फ क्लासरूम का जिम्मेदार नहीं था। उसने पूरे स्कूल की संस्कृति को बदलने की जिम्मेदारी खुद ले ली थी, वो भी बिना किसी फॉर्मल अथॉरिटी के। एक दिन स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। स्कूल की 8वीं कक्षा की एक छात्रा भूमिका कई दिनों से एब्सेंट थी। उसकी टीचर मिस रेखा ने 2 बार घर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आमतौर पर इससे ज्यादा किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक और टीचर मिसेस शर्मा, जो कि भूमिका को पढ़ाती भी नहीं थी, ने हॉलवे में मिस रेखा की चिंता सुनी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वो खुद भूमिका के घर जाएंगे। किसी ने उन्हें ऐसा करने को नहीं कहा था, ना ही ये उनकी ड्यूटी में शामिल था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वो ये नहीं करेंगी तो शायद कोई नहीं करेगा। विकास को जब ये बात पता चली तो उसने खुद भी साथ चलने का निर्णय लिया। जब दोनों लोग भूमिका के घर पहुंचे तो वहां की हालत देखकर हैरान रह गए। भूमिका की मां बीमार थीं और पिता पिछले 2 महीनों से बेरोजगार थे। घर में खाने तक की समस्या थी और भूमिका अपनी मां की देखभाल में लगी थी। स्कूल आना उसके लिए अब एक लग्जरी बन गया था। विकास ने उसी समय निर्णय लिया, हम सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं हैं, हमें बच्चों की जिंदगी को समझना और संवारना भी है। वापस स्कूल आकर उसने एक इमरजेंसी सपोर्ट कमेटी बनाई, जिसमें कुछ टीचर, कुछ सीनियर स्टूडेंट्स और कुछ लोकल वॉलंटियर्स शामिल थे। इस कमेटी का काम था ऐसे बच्चों की पहचान करना जिनके पर्सनल हालात उनकी एजुकेशन पर असर डाल रहे हैं और उन्हें इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देना। उस दिन विकास ने स्टाफ मीटिंग में कहा, हमें ये सोच छोड़नी होगी कि क्या करना हमारी जिम्मेदारी है और क्या नहीं। अगर हमें सामने दिख रहा है कि कोई बच्चा गिरने वाला है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे संभालना मेरा काम नहीं है। अपस्ट्रीम रिजल्ट्स तभी आते हैं जब कोई आगे बढ़कर बोले, मैं इसे अपना काम मानता हूँ। शुरुआत में कुछ लोगों को ये बात आइडियलिस्टिक लगी। कुछ ने कहा, हम सब अपनी क्लासेस और ड्यूटीज में ही उलझे हैं, ऊपर से ये एक्स्ट्रा काम। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक बच्ची को सिर्फ एक विजिट से वापस स्कूल लाया जा सकता है तो उनका नजरिया भी बदलने लगा। अब स्कूल में ये कल्चर बन चुका था कि हर टीचर सिर्फ अपनी सब्जेक्ट क्लास का मालिक नहीं था, वो बच्चों के फ्यूचर का गार्डियन था। अब अगर कोई बच्चा एब्सेंट होता तो सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर में एक सर्कल नहीं बनता, बल्कि कोई ना कोई टीचर उस बच्चे की रियलिटी को जानने की कोशिश करता। एक और इंसिडेंट हुआ जिसने इस थॉट को और मजबूत कर दिया। स्कूल में एक लड़का राघव अपने अग्रेसिव बिहेवियर के लिए जाना जाता था। ज्यादातर टीचर्स
उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन उसने एक और बच्चे से लड़ाई कर दी और प्रिंसिपल ने फैसला किया कि उसे 3 दिन के लिए सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन उसी समय हिंदी के एक टीचर श्री अवस्थी खड़े हुए और बोले, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कहेंगे, क्योंकि राघव उनके सब्जेक्ट का भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा, मैं उसे रोज देखता हूँ अकेले बैठा हुआ। मुझे लगता है कि वो किसी गहरे दर्द से गुजर रहा है। श्री अवस्थी ने राघव से कई बार मुलाकात की, उसकी ड्राइंग्स देखी और पाया कि वह अपने पिता के निधन के बाद लगातार अंदर ही अंदर टूट रहा था। यह अग्रेशन नहीं, बल्कि अनप्रोसेस्ड ग्रीफ था। उन्होंने स्कूल में एक इमोशनल वेलनेस सर्कल शुरू किया, जहां बच्चे बिना जजमेंट के अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते थे। और राघव वो पहला बच्चा था जिसने इस सर्कल में बोलना शुरू किया। जब सबने देखा कि वो राघव जो पहले सबके लिए प्रॉब्लम था, अब दूसरों की फीलिंग्स को सुन रहा था, तो उन्हें ओनरशिप का असली मतलब समझ में आया। श्री अवस्थी को किसी ने ये सब करने को नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अगर वो नहीं करेंगे तो शायद कोई नहीं करेगा। विकास ने एक दिन स्टाफ मीटिंग में कहा, सिस्टम तो गाइडेंस देता है, लेकिन बदलाव लीडरशिप से आता है, और लीडरशिप सिर्फ पोजीशन से नहीं, इंटेंशन से आती है। अब स्कूल में एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ। हर हफ्ते एक ओनरशिप स्टोरी सुनाई जाती थी, जिसमें कोई भी स्टाफ मेंबर या स्टूडेंट ये शेयर करता था कि उसने कब, क्यों और कैसे किसी सिचुएशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना, चाहे वो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी में था या नहीं। धीरे धीरे ये कल्चर पूरी तरह से फैलने लगा। एक बार स्कूल की सफाई कर्मचारी कविता दीदी ने देखा कि एक बच्चा लंच के समय अकेले बैठा है और खाना नहीं खा रहा। उन्होंने चुपचाप जाकर उससे पूछा और पता चला कि वह बच्चा अपना टिफिन लाना भूल गया था और किसी से कहने में शर्म महसूस कर रहा था। कविता दीदी ने उसी समय अपना खाना उस बच्चे से शेयर किया और बाद में विकास से कहकर बच्चों के लिए एक बैकअप टिफिन बॉक्स का अरेंजमेंट कराया गया, ताकि कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। जब ओनरशिप एक लीडर से निकलकर पूरे सिस्टम में फैल जाती है, तो हर इंसान प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। अब स्कूल में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था और कोई प्रॉब्लम किसी और की नहीं थी। हर कोई जानता था कि अगर एक बच्चा पीछे छूट रहा है तो हम सबको मिलकर उसे आगे लाना है। अजय जब एक बार स्कूल में विजिट पर आया तो उसने विकास से कहा, अब ये सिर्फ स्कूल नहीं है, ये एक कम्युनिटी ऑफ केयर बन गया है और इसकी नींव ओनरशिप पर रखी गई है। विकास ने मुस्कुराकर कहा, तूने ही तो बताया था अपस्ट्रीम थिंकिंग का असली असर तब आता है जब कोई लीडर बनता है, भले ही उसके पास पावर ना हो पर उसके पास पैशन हो। अब विकास को कोई सर्टिफिकेट या अवार्ड नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था बस एक एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा महसूस करे कि कोई है जो उसकी परवाह करता है, और हर टीचर समझे कि वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, जिंदगी सिखा रहा है। और यही थी इस यात्रा की कल्मिनेशन, एक ऐसी सिस्टम चेंज की कहानी जो रूल्स से नहीं, जिम्मेदारी से शुरू हुई थी। एक टीचर की छोटी सी सोच ने पूरे स्कूल को बदल दिया, क्योंकि उस एक इंसान ने कहा था, मैं इसे अपना मानता हूं। यही है असली अपस्ट्रीम लीडरशिप, जहां बदलाव का बीज जिम्मेदारी की मिट्टी में बोया जाता है और प्यार, समझ और भरोसे से सींचा जाता है। अब विकास की कहानी एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक मूवमेंट बन चुकी थी, क्योंकि जब कोई आगे बढ़कर बोले, मैं जिम्मेदार हूं, तभी किसी की जिंदगी बदलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।